नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में आप में से कई स्टूडेंट ने पूछा था मीथेन वाले क्वेश्चन के बारे में, तो पहले मैं आपको उत्तर दे दूं। मीथेन गैस का जो एमिशन है लार्जेस्ट सोर्स वो पेडी क्रॉप से है। जो बी ऑप्शन था वहां पर वो सही था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। आप में से कई स्टूडेंट ने सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताया भी है, तो जिन्होंने भी गलत आंसर नोट किया है प्लीज आप उसको सही कर लीजिए। यहाँ पे पेडी क्रॉप सही उत्तर है। आप में से बहुत से स्टूडेंट ने उसको बताया है और मुझे अच्छा भी लगा कि आपको अगर कोई दिक्कत हुई तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा। चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करिए। यहाँ पर कांटेक्ट करने पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। 10 राग युद्ध में निम्नलिखित में से कौन 10 जन सुमिलित नहीं थे? तो कौन 10 जन इसमें से सुमिलित नहीं थे बताइए? अलीन, पिशाणी, अपू या फिर पक्त? ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर कौन सा सुमिलित नहीं है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा 10 जन युद्ध जो है जिसको कि हम दशराग युद्ध जानते हैं, उसमें अलीन भी थे 10 जन में, विषाणी भी थे, पक्त भी थे। अपू नाम की कोई भी जन नहीं थे। यहाँ पर अनु थे, याद रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम दशराग युद्ध से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि जो दशराग युद्ध था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो आप बताएंगे पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। और पारुष्णी नदी का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? वो है रावी नदी, याद रखिएगा। और ये अभी अगर हम देखें तो ये कहाँ पर आपके आती है? तो ये आधुनिक पाकिस्तानी पंजाब में पारुष्णी नदी के पास ये स्थान है, याद रखिएगा, पाकिस्तानी पंजाब में। यहाँ पर ये किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो एक तरफ आपके भरत वंश के राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 जन थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो भरत वंश के राजा सुदास थे उनके सेना नायक कौन थे? तो वो वशिष्ठ थे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो 10 राजा थे उनके सेना नायक कौन थे? विश्वामित्र थे। ये भी याद रखिएगा, ये भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इतना चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये योद्धा के नाम दिए गए हैं आपको, तो अलीन, अनु, भृगु, भालन। तो एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यचिन्ह धनुष था? तो किसका राज्यचिन्ह जो था वो धनुष था बताइए? चोर, चेर, पांडव या फिर पाल? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी में से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है जो चेर थे उनका जो राज्यचिन्ह था वो धनुष था। तो बी सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्लास यहाँ पर जब भी हम इस वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहली चीज आप याद रखेंगे, चोल वंश के बारे में हम बात करते हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन करिए। चोल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? विजयालय ने इसकी नींव डाली थी। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि नंदी की भारी भरकम
मूर्ति या विशालतम नंदी की मूर्ति हमें किस मंदिर में मिलती है? तो आप बताएंगे बृहदेश्वर मंदिर में मिलती है। ठीक है, और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए किस चोल शासक के शासनकाल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो राजराज प्रथम के शासनकाल में। ये चीज याद रखिएगा। अब एक और प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए या फिर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, एफिशिएंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी डायनेस्टी जानी जाती है? तो आप बताएंगे चोल प्रशासन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, चोल का नाम याद रखेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न ये बनता है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में मिलते हैं, तो वो कौन सा शिलालेख है? A lot of detail regarding the village administration under the Cholas is provided by the inscription. उस इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है? तो उस इंस्क्रिप्शन का नाम है आपका उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? तो कौन देखता था बताइए? गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे टोट वारियम। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहीं पर वारियम दिया गया है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि इरी वारियम किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे जो टैंक्स को, लेक को देखते थे, इरी वारियम उनको कहा जाता था। इसी तरीके से पान वारियम की अगर बात हम करेंगे, तो जो पान वारियम था वो आपके गोल्ड, फाइनेंस, इन सब चीजों को देखते थे। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा हमने रिवीजन किया आप लोगों के लिए ताकि चीजें क्लियर हो पाए। अच्छा, यहाँ पर हमने किसकी बात की थी? चेर की बात की थी। तो अगर पेपर में कभी भी आपसे पूछे कि चेर का कैपिटल क्या था, तो याद रखिएगा वांची। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तुकाराम किसके समकालीन थे? तो बताइए तुकाराम किसके समकालीन थे? शाहू, शिवाजी, बालाजी विश्वनाथ या फिर संभाजी? ए बी सी डी में से आपका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो मैं बताने जा रही हूँ। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर जो है वो है बी। बी सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, महाराज धर्म के उदय में तुकाराम का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्हें वारकरी संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पूछें कि इनके समकालीन कौन थे, तो ये शिवाजी के समकालीन थे। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा है, तो याद रखिएगा, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? तुकाराम को माना जाता है। और महाराष्ट्र में धर्म के उदय में किसका बहुत बड़ा योगदान है? तो तुकाराम का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथे प्रश्न को देखते हैं। एक तरफ शाखा दी गई है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। मखदूनी शाखा, ठीक है, रजकिया संप्रदाय, वहाबिया संप्रदाय और सुहावर्दिया संप्रदाय। तो बताइएगा यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? बोला गया है कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सुहावर्दिया संप्रदाय की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर शेख जियाउद्दीन दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। वहाबिया संप्रदाय का क्या दिया गया है? अब्दुल वहाब, ये भी सही है। रजकिया संप्रदाय का क्या दिया गया है? अब्दुल रजाक, ये भी सही है। अब बचा मखदूनी शाखा। मखदूनी शाखा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मीर मोहम्मद शाह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा मीर सैयद जलालुद्दीन मखदून है। तो यहाँ पर आपका कौन सा गलत था पूछा गया था, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा भी है मखदूनी शाखा की जब हम बात करेंगे तो इसके संस्थापक जो है मीर सैयद जलालुद्दीन मखदून है। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर विद्रोह दिया गया। अच्छा क्लास, विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये विद्रोह आपका किस वर्ष हुआ था या फिर किसके लीडर, कौन लीडर था यहाँ पर। ठीक है, इसका
नेतृत्व किसने किया था। लूसेंट पे जाएंगे ना तो बाद में जो आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत में लास्ट में आपको चार्ट्स दिए गए हैं जहां पे रिबेलियंस, विद्रोह और उसके नेतृत्व किसने किया था, किस वर्ष में हुआ था, ये सब दिया गया है। अब याद रखिएगा ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अगर पूछ लिया तो आप आसानी से टिक लगा के आएंगे। और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप रोज भी 2-2 एक-एक पेज पढ़ेंगे तो परीक्षा तक आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं फिर कहूंगी ऐसे प्रश्न को इग्नोर मत करिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं चुआर विद्रोह। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा और समय लीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चुआर विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन दिख रहा है चुआर विद्रोह का वो है 3। ठीक है, तो ए का 3 2 जगह दिया गया है। खासी विद्रोह की अगर हम बात करेंगे, गारो, खासी, जयंती आपके कहाँ पे हैं, कहाँ के ट्राइब से, मेघालय के ट्राइब से ना, तो ये खासी विद्रोह है। तो खासी विद्रोह कब हुआ था, 1829 में हुआ था। तो आपका बी का 4th हो गया। यहाँ पर संथाल विद्रोह की हम बात करेंगे तो ये 1855 में हुआ था। ये चीज याद रखिएगा, जो संथाल विद्रोह था ना वो जस्ट 1857 रिवॉल्ट के पहले हुआ था। तो अगर आपके दिमाग में होगा कि 1857 रिवॉल्ट के जस्ट पहले जो विद्रोह हुआ था वो था संथाल विद्रोह, तो आपको याद रहेगा। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1831 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब हम 6th प्रश्न को देखते हैं। 6th प्रश्न में एक तरफ सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें मैच करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, फिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर और फिर लास्ट में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो यहाँ पर क्लास चलिए मैच करते हुए चलते हैं। जब हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा या सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आपका कब हुआ है, ये आपका 1779 से 1784 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ए का सेकेंड आपका सही उत्तर होगा। आपको पता होगा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध की जब हम बात करते हैं तो उसमें हैदर अली थी। ठीक है, फिर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर नेतृत्व आपका टीपू सुल्तान करने लगते हैं। तो बी का सेकेंड, ए का सेकेंड हो जाएगा। तो ए का सेकेंड तो आपको एक ही जगह दिया गया है, तो आपका उत्तर तो सी होगा। लेकिन और ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध की जब हम बात करेंगे तो ये आपका कब हुआ है, ये 1775 से 82 के मध्य हुआ है। ठीक है, अब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात करेंगे तो 1848 से 49 के मध्य और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 के मध्य। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो सी सही उत्तर है। ऐसे प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा। मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध, ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है फिर रिपीट हो जाए। ये चीज याद रखिएगा क्लास, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको पढ़िएगा जरूर। और अभी तो हम लोग और टेस्ट में डिस्कस करेंगे इन पे बेस्ड प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर 7th प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन था। तो बताइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत का वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रेडी या फिर लॉर्ड लेनिनको। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ABCD में से यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो लॉर्ड लेनिनको है। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर हम लॉर्ड लेनिनको का कार्यकाल देखेंगे तो ये 1936 से 1944 का है। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब है, 1939 से 1945 तक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, डी सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड लेनिनको के पहले अगर हम देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर अगर हम इरविन की बात करते हैं तो गांधी इरविन पैक्ट आपका कब हुआ, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले ना। तो आप थोड़ा सा गेस मार्क कर सकते हैं कि 1931, 1932 ये लॉर्ड इरविन का समय है। लेकिन जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लॉर्ड लेनिनको आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 8वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। एक तरफ आपको बांध दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो बताइए, नुकरेक बांध जो है वो कहाँ पर है, वो घाना में है, बताइए है कि नहीं है। फिर दूसरा आपको दिया गया आसवान जो कि इजिप्ट दिया गया है, हुबर USA दिया गया है और आपको फिर दिया गया काहोरा बासा जो कि मोजाम्बिक।
तो यहाँ पर काहोरा बासा जो है वो मोजाम्बिक में है, सही है। हूवर की हम बात करते हैं, ये यूएसए में है, सही है। आसवान की हम बात करते हैं, बताइए सही है कि गलत है। आसवान डैम कहाँ पर है? ये इजिप्ट में है, मिस्र में है, सही है। न्यूक्रेक घाना दिया गया है, ये आपका गलत है। न्यूक्रेक जो बांध है वो कहाँ पर है? तजाकिस्तान में है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है बोला गया था? तो ए आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। थोड़ा सा समय दूंगी, नहीं तो आप लोग फिर कहेंगे कि मैम आप उत्तर दे देती हैं, समय नहीं देती है। चलिए 9th प्रश्न को देखिए। अगर आपको वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज करके उत्तर देने का प्रयास करिए। एक तरफ सूची 1 दी गई है, एक तरफ सूची 2 दी गई है। एक तरफ आपको प्रोजेक्ट परियोजना के नाम दिए गए हैं और किस नदी पर है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए लखवर व्यासी परियोजना की बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की बात की गई है, जायकवाड़ी परियोजना की बात की गई है, टनकपुर परियोजना की बात की गई है। तो समय लीजिए। टनकपुर परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो ये काली नदी पर है। डी का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं लखवर व्यासी परियोजना, ये किस पर है? ये यमुना नदी पर है। तो ए का फर्स्ट भी 2 जगह दिया गया। अरे बाप रे बाप, कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये भागीरथी नदी पर है, तो बी का 3rd हो जाएगा। और जायकवाड़ी परियोजना की बात करेंगे तो ये गोदावरी नदी पर है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया? ए एकदम सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, ये याद रखिएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं ये बोला गया है। तो अफ्रीका का गिनी तट, कॉन्गो बेसिन, जावा सुमात्रा या फिर दक्षिण ब्राजील। तो बताइए कहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपके नहीं पाए जाते, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? तो अफ्रीका का गिनी तट पे पाए जाते हैं, कॉन्गो बेसिन में पाए जाते हैं, सुमात्रा में, जावा में पाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण ब्राजील में नहीं पाए जाते हैं। उत्तर क्या होगा? डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन का विस्तार अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, जावा सुमात्रा आदि इन वनों में प्रमुख क्षेत्र में है। ब्राजील इन वनों को सेल्वास कहा जाता है ब्राजील में। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्लास, ये आपका क्या है? ये आपका ब्राजील है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका साउथ अमेरिका है ना। तो ब्राजील की लोकेशन आपको पता है। और ये जो डार्क रीजन दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा इन डार्क रीजन में आपको किस तरीके का मिल रहा है? फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11वां प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करिए। अब मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पढ़िएगा तो यहाँ पर आप डेजर्ट भी याद रखिएगा कि डेजर्ट को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए। यहाँ पर झील पूछ लिया गया है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयर झील, टोरन झील, गार्डनर झील, ठीक है, वुड्स झील, ये सारे झील कहाँ पर आपको मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। अब हमको इसे अरेंज करना है, तो अरेंज जब हम करेंगे तो हम देखेंगे सबसे उत्तर में हमको वुड्स झील मिलती है। ठीक है, वुड्स झील, उसके बाद बताइए आयर झील, फिर टोरन झील, फिर गार्डनर झील। तो यहाँ पर अरेंज करिए तो सबसे पहले आपका क्या हो गया? वुड झील, तो यहाँ पर हो गया, फिर आयर झील, फिर गार्डनर, टोरन झील, फिर गार्डनर झील। तो सी सही उत्तर है। इसको देखिएगा जरूर क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो बताइए कौन सा जो दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल या फिर कैराकोरम? ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? थोड़ा हिंट दे सकती हूं मैं आपको, ये जो दर्रा है वो आपका जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा जो है वो आपका स्थित है और ये श्रीनगर को लेह
लेके से जोड़ता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? जोजिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? तो बताइए पुनासा किस पर है? पुनासा आपका चंबल पर है, या फिर श्रावती पर है, या फिर नर्मदा पर है, या फिर गोदावरी पर है? तो उत्तर आपका क्या होगा ABCD में से? देखिए क्लास, वाटरफॉल। ठीक है, याद रखिएगा ये सब आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी परीक्षा में, तो इसलिए आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? जो पुनासा जल प्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो उत्तर क्या हो गया? C सही उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है। अभी आपने अगर UPSC का प्रश्न देखा होगा तो UPSC में भी प्रश्न पूछा है, देखा है आप लोग ने? तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए जब हम हुंडरू फॉल की बात करते हैं, हुंडरू वाटरफॉल, तो ये किस नदी पर है? ये सुवर्णरेखा नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक बार आपसे परीक्षा में पूछा गया चचाई वाटरफॉल किस पर है? तो आप क्या याद रखेंगे? बीहड़ नदी पर। ये परीक्षा में ऐसा पूछा गया एकदम प्रश्न है। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल, ये तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, वो किस नदी पर है? वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और क्या बताएंगे आप? गरसोप्पा फॉल किस पर है? तो ये श्रावती नदी पर है। आपके परीक्षा में यही पूछा गया था, UPSC में शायद हुंडरू पूछा गया था, धुआंधार पूछा गया था और गरसोप्पा पूछा गया था, जो कि श्रावती नदी पर है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा क्लास, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे केल्वर दिया गया है, ठीक है, नियोप्रीन दिया गया है, थियोकोल दिया गया है और लेक्सॉन दिया गया है। तो आप समय लीजिए, उत्तर दीजिए, फिर अपने आंसर को मैच करिए। जब हम केवलार की बात करते हैं तो ये क्या है, ये बताइए। यहाँ पर उत्तर क्या होगा आपका? ये आपका टेरिफिथैलिक एसिड है। तो ए का सेकेंड हो जाएगा, एक ही जगह दिया गया है। थियोकॉल नहीं, नियोप्रीन की अगर हम बात करेंगे, नियोप्रीन तो एक सिंथेटिक रबड़ है, ये तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो बी का थर्ड हो जाएगा। थियोकोल की जब हम बात करेंगे तो ये पोटेशियम सल्फाइड, ठीक है। और लेक्सॉन की हम बात करेंगे तो लेक्सॉन क्या है? लेक्सॉन एक पॉलीकार्बोनेट है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर होगा। क्लास याद रखिएगा, परीक्षा में ऐसा प्रश्न बनता है आपका, इम्पोर्टेंट है। 15 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मीराबेन का तेल कहा जाता है? ये तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, तो बताइए किसको कहा जाता है? एनिलीन को, बेंजीन को, नाइट्रोबेंजीन को या फिर फॉर्मिक एसिड को? तो याद रखिएगा किसको कहा जाता है एबीसीडी में से? तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन को, नाइट्रोबेंजीन को कड़वे बादाम का कृत्रिम तेल या फिर मीराबेन का तेल कहा जाता है, ठीक है। क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो गंध होती है, स्मेल जो होती है ना, वो कड़वे बादाम की तरह होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ऑटोमोबाइल रेडिएटर के लिए एंटी फ्रिज के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है बताइए? ग्लिसरॉल का, ठीक है, एथिल अल्कोहल का, या फिर ग्लाइकॉन का, एथिलीन ग्लाइकॉल का, या फिर मिथाइल अल्कोहल का? तो किसे एंटीफ्रीज में, एंटीफ्रीजर की तरह, एंटीफ्रीज की तरह यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल रेडिएटर में? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? ग्लाइकॉल को, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। 16 का सी। देखिए, ग्लाइकॉल कैन बी यूज्ड एज अ एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर. इट लोवर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट द ऑटोमोबाइल इंजन फ्रॉम बर्स्टिंग ड्यू टू एक्सपेंशन व्हेन वाटर फ्रीजेस. यहाँ पर क्या लिखा है कि इसको हम ऑटोमोबाइल रेडिएटर में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, उसको क्या करता है? उसको लोअर करता है, ठीक है। और जिससे क्या होगा? ऑटोमोबाइल इंजन में ब्रस्ट, मतलब जो फट जाता नहीं है, ऐसे इंजन फट जाए, उससे रोकता है, ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंशन व्हेन वाटर फ्रीजेस. तो सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग घावों के ड्रेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो बताइए किसका किया जाता है, एसिटिलीन का, इंडोफॉर्म का, या फिर फॉर्मल्डिहाइड का, या फिर क्लोरोफॉर्म का। ए बी सी डी में से उत्तर क्या है? ड्रेसिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घावों की ड्रेसिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है इंडोफॉर्म का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बी। बी आपका सही उत्तर है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में देखे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18 प्रश्न को देखते हैं। पानी में हवा के बुलबुलों के चमकने का कारण क्या है? बताइए क्यों चमकता है पानी में बुलबुला? परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या विक्षेपण के कारण? तो क्या होगा? पानी में बुलबुला किसकी वजह से चमकता है? हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इस फिनोमिना के बारे में। हमने आपसे डिस्कस किया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, और यहाँ पर भी उत्तर वही है। मैंने आपको बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड आपका चमकता है। ठीक है, यहाँ पर जब हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर में कौन से फिनोमिना का यूज किया जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ आपके परीक्षा में अगर पूछे कि मिराज जो फॉर्म होता है वो किस फिनोमिना के कारण फॉर्म होता है, तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओनिरोलॉजी संबंधित है किससे? बताइए किससे संबंधित है? पैरासाइट का अध्ययन से, मछली के, सपनों के, या फिर घास के अध्ययन से? किससे संबंधित है? तो जब भी हम बात करेंगे ओनिरियोलॉजी की तो ये आपका संबंधित है ABCD में से क्या होगा उत्तर? उत्तर है सपनों के अध्ययन से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जब हम पैरासाइट के अध्ययन की बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा पैरासाइटोलॉजी जो है वो पैरासाइट के अध्ययन से रिलेटेड है। मछली के अध्ययन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका इक्तियोलॉजी जो है वो मछली के अध्ययन से रिलेटेड है, और घास के अध्ययन की अगर हम बात करेंगे तो एग्रोस्टोलॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी। सी एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न को देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपको बीमारियों के नाम दिए गए हैं, तो बीमारियां देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया दिया है, फिर बुलीमिया दिया है, फिर आपको इम्पाइसीमा दिया है, फिर एपिलेप्सी दिया है। अब क्लास ये जो चीजें दी गई है ना, इसमें एक एक टॉपिक से अलग अलग प्रश्न भी बन सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोसूरिया जो है वो किसके कारण होता है, तो आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा कि ग्लाइको दिया गया है। देखिए ग्लाइको तो ग्लाइको इज रिलेटेड टू ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो देख लीजिए ऑप्शन में ग्लूकोज कहाँ दिया गया? यहाँ पर दिया गया एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, तो ए का तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लूमिया की अगर हम बात करेंगे तो ब्लूमिया तो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, ये बीमारी किस चीज से रिलेटेड है? तो ये बीमारी जहां पर इंसान को यही नहीं पता कि उसको खाना कब बंद करना है, खाता जाएगा। आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसको खाना कब बंद करना चाहिए, उसका पेट भरा कब है। ठीक है, तो ये ब्लूमिया बीमारी के कारण होता है। तो बी का आपका 4th हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पाइसीमा की अगर हम बात करेंगे, इम्पाइसीमा जो है ये आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है। याद रखिएगा, श्वसन प्रणाली से रिलेटेड है। श्वसन प्रणाली से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका क्या है? लोगों को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सी का श्वसन वाला ये हो गया आपका सेकंड। वैसे आपको ऑप्शन सही मिल गया बी। ठीक है, एपिलेप्सी की अगर हम बात करेंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, केंद्रीय तंत्रिक का तंत्र से। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से नहीं होती है? तो बताइए कौन सी जीवाणु से नहीं होती है क्लास? साइपिलस दिया गया है। ठीक है, फिर आपको ट्रेपनोसोमियासिस दिया गया है, फिर गोनोरिया दिया गया है, और डिप्थीरिया दिया गया है। तो कौन सा आपका बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है? ABCD में से थोड़ा सा हिंट दे सकती हूं। इस बीमारी को हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, और ये जो बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस, ये पैरासाइट की वजह से होती है।
ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं आपके ट्रिप्नोसोमियासिस की, तो इसी को हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। ये आपका माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट की वजह से होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि कौन सा नहीं होता है बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से, ये पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 22वां। निम्नलिखित में से कौन नवरत्न कंपनी नहीं है? तो बताइए कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है आपकी? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, गेल, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहां पर एबीसीडी में से उत्तर क्या होगा? जब हम गेल की बात करेंगे क्लास, ठीक है, गेल की, तो गेल जो है वो महारत्न कंपनी है, ना कि नवरत्न कंपनी है। तो उत्तर सही क्या है आपका? उत्तर सही सी है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको स्कीम दिए गए हैं और किस ईयर में ये आए हैं। तो ये तो बहुत ही अजीब प्रश्न होता है, लेकिन आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तो मुझे भी नहीं याद रहता है, झूठ क्यों बोलूं आप लोग से। अब कौन सी स्कीम कब आई है, कौन सी योजना कब आई, किसको याद रहता है? हाँ, अनटिल अनलेस वो हम लोग बहुत बार उसको पढ़े हो या न्यूज में रहे हो तब याद रहता है कि सरकार आई, सरकार ये तो ज्यादातर योजना भूली जाती है। अब देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक है, फिर आयुष्मान भारत, सुकन्या समृद्धि योजना, और फिर सौभाग्य स्कीम। सुकन्या समृद्धि योजना तो सबके घर में इसकी चर्चा होती है। तो बताइए कब आई? अब जब होती है तो पता होना चाहिए। तो ये 2015 में आई है, ठीक है। सौभाग्य स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो ये 2017 में आई है, ठीक है। आयुष्मान भारत आपका 2018 में आया है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन औषधि की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 2018 दिया गया, नहीं, आयुष्मान भारत 2018 में आया है, ये 2015 में। तो डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये 2015 में आया है। अगला प्रश्न देखेंगे 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न देखिए, NHRM में कौन सी स्कीम आपकी नहीं इंक्लूडेड है? ठीक है, कौन सा आपका प्रोग्राम नहीं इंक्लूड है? आशा, जननी सुरक्षा, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आयुष, या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र। तो कौन सा नहीं है बताइए? अगर हम देखेंगे NHRM में, तो यहां पर आपके 5 आपके जो प्रोग्राम्स है वो इंक्लूड है, जिसमें कि आशा, ठीक है, फिर जननी सुरक्षा योजना ये भी है, फिर उसके बाद जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये याद रखिएगा, जननी सुरक्षा और जननी शिशु सुरक्षा, तो ये इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हेल्थ, ये भी है, आयुष भी है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ABCD सब है, तो डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटस समीक्षा दिन के ठीक पूर्व के सप्ताह या 7 दिन में किसी व्यक्ति की कार्य स्थिति प्रदर्शित करता है? तो बता दीजिए क्लास, ये तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। समान स्टेटस, चालू साप्ताहिक स्टेटस, ये तो आसान सा है, चालू मासिक स्टेटस या दैनिक। अब दैनिक जो है बताइए, वो तो आपका रोज का बताएगा, डेली वाला, ठीक है, ये मंथली वाला। अब यहाँ पे साप्ताहिक, वीक और 7 की बात की गई है, तो ABCD में से उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। ये तो एक आसान सा प्रश्न था ना, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 26वां। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? अब बताइए कब आई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना? ABCD में से उत्तर बताइए क्लास, आपका क्या होगा? जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, याद रखिएगा, ये उस समय आई थी जब आपका LPG आया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, LPG की हम बात करते हैं। तो ये आपका 1991 वाला समय के आसपास आई है। तो ये कौन सा समय है? 1992। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। किस मॉडल पे बेस थी ये? तो ये W मूलर मॉडल पर बेस थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां। उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 के बीच लिंगानुपात क्या था?
तो बता दीजिए लिंगानुपात क्या था? 12, 11, 14, 10। समय ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, ये चीज याद रखिएगा। तो बताइए, इसमें तो आपको पता होना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में 2001 और 11 के बीच में लिंगानुपात अंतर क्या था? अंतर पूछा गया है, ठीक है। 12, 11, 14, 1। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए 2001 की जनगणना में लिंगानुपात कितना था। तो ये आपका था 1898। और 2011 की अगर हम देखेंगे तो 912। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा? तो ये आपका 4 हो गया और 1 हो गया 14। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये एक अच्छा प्रश्न है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी मानेंगे, अच्छा भी मानेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें डिफरेंस पूछा गया है 2001 और 11 के बीच में लिंगानुपात में, सेक्स रेशियो में। तो उत्तर क्या हो गया? 14। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28वें प्रश्न को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बताइए कौन सम्मिलित नहीं है? मेरठ, गाजियाबाद, आगरा या फिर कानपुर देहात। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों की बात यहाँ पर की गई है। तो उसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं? लखनऊ है, ठीक है, इसमें लखनऊ। कानपुर शहर है, ठीक है। कानपुर देहात है कि नहीं बताइए। गाजियाबाद है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है, प्रयागराज है, लेकिन कानपुर देहात नहीं है, ठीक है। कानपुर देहात नहीं है, याद रखिएगा। तो डी सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करने को। एक तरफ उद्योग दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको स्थान दिए गए हैं। तो बताइए, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी के खिलौने, सुरमा उद्योग, देशी घी। तो यहाँ पर सबसे आसान कौन सा है? सुरमा उद्योग। कहां पर है बताइए? आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा। तो बरेली। तो यहाँ पर सुरमा उद्योग देखिए, सी जो है वो बरेली, तो सी का सेकंड 2 जगह दिया गया है। वेरी गुड। लेकिन बी का 4th होगा, ये तो क्लियर हो गया ना। बी आपका क्या है? लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने हम कहाँ देखते हैं? बनारस में। तो बी का 4th हो गया। अब लकड़ी के फर्नीचर की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर? सहारनपुर हो गया। और देसी घी का उद्योग हाथरस हो गया। तो उत्तर आपका क्या हो गया? बी आपका सही उत्तर हो गया। तो अब आप लोग बताइएगा आप किस स्थान के हैं और वहां पर कौन सा उद्योग है, तो बताइएगा। 1-2 लोग भी बताएंगे तब भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज है कि वो वाला जो क्वेश्चन था मीथेन गैस वाला, उसमें गलती से धान और गेहूं की खेती में मैंने गलती से गेहूं की खेती पे मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग ने करेक्शन किया है, मैम आप उसको सही करिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज मैं क्लास बोलूंगी, देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा जो चीज मैं बोल रही हूं वो सही है। कभी कभी टीचर्स से भी गलती हो जाती है, लेकिन उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सकता है अगर मैंने नेक्स्ट क्लास में करेक्ट नहीं किया, आप में से कई स्टूडेंट, कि हमारी ये ह्यूमन नेचर होता है, जब हम कोई भी लेक्चर देखते हैं तो हम नीचे का कमेंट पढ़ लेते हैं। तो अगर बाई चांस लेक्चर में उसको गलत डिलीवर कर दिया गया है तो आप लोग के कमेंट के थ्रू जो और स्टूडेंट उस लेक्चर को देख रहे हैं वो अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लेंगे। ये बात है कि एज अ टीचर ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगती हूँ, ठीक है। मुझे माफ करिएगा उस चीज के लिए कि गलती नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बाई चांस अगर वो गलती हो गई और आप लोग ने कमेंट बॉक्स में उसको सही किया तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी चीज पूछा जाए उसका उत्तर दिया करिए, क्योंकि आप जब उत्तर देते हो तो आप इन्वॉल्व होते हो टीचिंग में। और स्टूडेंट्स का, जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है क्लास में, ठीक है। आप हमारे कमेंट का वेट करते हो, आप हमारे पढ़ाने का वेट करते हो, इसी तरीके से हम भी आपकी प्रतिक्रिया का वेट करते हैं कि आप क्या कमेंट कर रहे हो। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था?
तो ये ऐसे प्रश्न क्लास देखिए एक दो बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। एक काम किया करिए ना क्लास, जैसे आप किसी टेबल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कोई एक आपका एक स्पेसिफिक स्थान है या स्पेसिफिक नोटबुक है, वहां पे कुछ ऐसे, अब आपकी परीक्षा में ईयर पूछा जाता है तो मैं ये तो कहूंगी नहीं कि अभी छोड़ दो, एकदम से पढ़ो ही मत, एक दो क्वेश्चन छोड़ देना। मैं तो आपसे यही कहूंगी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो अगर आप थोड़े बहुत फैक्ट्स याद रख सकते हो तो याद कर लो। अब याद कैसे रखोगे, फैक्ट्स तो बहुत ज्यादा है। तो क्या क्या करो, एक ऐसे रिवीजन नोट्स बनाओ जिसको कि रोज दिन में एक बार देख लिया करो, दिन में एक बार बस, ज्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना है, दिन में एक बार उसको देखना है। और इस रिवीजन नोट्स में उन पॉइंट्स को लिखा करो जो आज तक कभी नहीं पढ़ा, जो याद ही नहीं है, जो बार बार गलत हो रहा है। तो जब इसको दिन में एक बार 1 महीने तक भी देखोगे ना तो एकदम रट जाएगा। और पेपर में आपको 4 ऑप्शंस तो दिए रहते हैं प्रीलिम्स में ना, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स तो रहता नहीं है कि एकदम याद नहीं आए तो कर ही नहीं पाओगे। 4 ऑप्शन जब देखोगे ना तो खुद ही याद हो जाएगा। तो एक सेपरेट नोट्स बनाया करो जहां पर जो आपको सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगे या सबसे ज्यादा आपको लगे कि ये फैक्ट्स मुझे याद करना है, याद नहीं है, उसको नोट डाउन किया करो। और उसको रोज 10 मिनट 15 मिनट दिन में एक बार 2 बार सोने के पहले बस देख लिया करो। ये मत सोचा करो कि आज ही रट डालूंगा। देखिए मैं आपसे क्या कह रही हूँ, इसको आपको एक ही दिन में याद बिल्कुल नहीं करना है। इसको आपको क्या करना है, सोते समय एक बार देख लेना है, उसके पहले एक बार देख लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ही कारगर रहता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, बी है, 2005 में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 12 ताप विद्युत परियोजना कहां पर है। तो बताइए 12 ताप विद्युत परियोजना कहां पर है, शाहजहांपुर में है, ललितपुर में है, वाराणसी में है या फिर प्रयागराज में। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर जो है वो क्या है। अब यूपी में जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं आपके, एक बार उसको देखिएगा जरूर, ठीक है। अभी हम लोग आगे टेस्ट में डिस्कस भी करेंगे, तो उसकी चिंता मत करिए, लेकिन उसको देखिएगा जरूर। तो जो 12 ताप परियोजना है वो प्रयागराज में है, याद रखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सेल्यूलोसिक, ठीक है, सेल्यूलोसिक पदार्थ नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है, सेल्यूलोस से कौन नहीं फॉर्म हुआ है, ये पूछा गया है। वुड, ठीक है, बैगाजी, ओलॉन या फिर स्ट्रॉ। बताइए क्या नहीं है। तो सेलुलोज से कौन आपका फॉर्म नहीं है। तो यहां पर याद रखिएगा स्ट्रॉ, बैगाजी, वुड, ये सब सेलुलोज से बनी है। और लॉन की अगर हम बात करेंगे, ये आपका एक सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक एक्रेलिक फाइबर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका सेलुलोज से नहीं फॉर्म है। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 33वां प्रश्न, ओजोन रिक्तीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है। ओजोन डिप्लीशन की बात की गई है। तो रेटिना की बीमारी का कारण हो सकता है, ध्रुवीय आइस कैप के पिघलने का, प्लास्टिक के टूटने में तेजी या फिर उपयुक्त सभी। अब आप सोचिए, ओजोन डिप्लीशन होगा तो ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या होगा, जो यूवी रेस है, पैराबैंगनी किरणें हैं, वो पृथ्वी पर ज्यादा आएंगी, ठीक है। और आपको पता है पैराबैंगनी किरणों के ज्यादा आने से स्किन कैंसर तो होता ही है, सबसे हार्मफुल है, ठीक है। यहाँ पे रेटिनल डिजीज, रेटिना की डिजीज भी होती है, आपको आंखों पे भी आपको दिक्कत होती है जब ज्यादा यूवी रेज आएंगी। जो पोलर कैप्स हैं वो पिघलेंगी ही पिघलेंगी, ज्यादा यूवी रेज आएंगी तो। और प्लास्टिक का जो ब्रेक डाउन है वो भी ज्यादा आएगा क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, सभी सही है, ठीक है। अब ओजोन से रिलेटेड जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे ओजोन जो लेयर है वो किन रेस को रोकती है, वो यूवी रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन डे हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। ये आपके किस उस पे प्रेजेंट है, लेयर पे, तो स्ट्रेटोस्फीयर पे, समताप मंडल में। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं।
ठीक है, तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो 34th का डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 35वां। निम्नलिखित में से कौन भ्रूण विकास और मां के दूध के द्वारा शिशु को नुकसान पहुंचाता है? तो बताइए, क्रोमियम, लेड, बेरिलियम या फिर मरकरी? मां के दूध के द्वारा ये बच्चों में जाता है, जिसके वजह से जो बच्चों की जो ग्रोथ है उसको ये नुकसान मतलब नहीं हो पाती है। क्रोमियम, लेड, बेरिलियम या फिर मरकरी? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ABCD में से यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है डी, मरकरी, ठीक है। तो क्लास आज के सेशन में हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया और आज मैंने आपसे करंट अफेयर नहीं डिस्कस किया, तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट अफेयर जरूर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में करंट अफेयर नहीं डिस्कस कर पाई मैं, लेकिन आगे वाले टेस्ट में हम लोग करंट अफेयर जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो क्लास में तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो वो भी बताइएगा, लेकिन रिवीजन जरूर करते रहिएगा मॉक टेस्ट की। मैं आपको बता रही हूँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे प्रश्नों के साथ आपसे मिलूंगी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी। आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, आप कोई सब्जेक्ट सजेस्ट करना चाहते हो जहां से आप चाहते हो कि ज्यादा प्रश्न मैम आप लेके आए, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। तो अब आज के सेशन को यहीं पे हम एंड करेंगे, लेकिन क्लास को एंड करने से पहले मैं आपसे एक बात फिर कहूंगी, बार बार कहूंगी कि भरोसा अपने पे रखिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अपने प्रति वफादार रहिए क्लास, ठीक है। अगर समय मिला है तो समय को बर्बाद मत करिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आपकी परीक्षा आपके सर पे आ जाएगी और आपको लगेगा कि थोड़ा सा और समय मिल जाता, तो उस समय आपको और समय नहीं मिलेगा। अगर आपको समय मिला है तो अपने परिश्रम को, अपने मेहनत को जारी रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बनी रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद क्लास, आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो।